The lecture today we are going to discuss is very interesting and easy। आज आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह टाइम से, क्योंकि आज हमने इजी इजी सी बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहले आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना क्या है। हम पढ़ेंगे सर रेजिस्टेंस, जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर होगी। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे हो सकती है, रेजिस्टेंस कम होगी तो क्या हो सकता है। दूसरी हम बात करेंगे प्रेशर की, और तीसरा हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की। तो ये तीन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो भी आपको बताऊंगा। किस तरह आपने ये कंसेप्ट को अप्लाई करना है इंशाल्लाह वो बात को भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द अदर क्वेश्चन टॉपिक दैट वी विल डिस्कस, सॉरी, दैट इज अ कार्डिक एंड वस्कुलर फंक्शन कर्व्स। जिन बच्चों ने यूएसएमएल देना है ना, वो भाई इसके इर्द गिर्द लगा लें दायरा। क्योंकि यूएसएमएल या जिसको हम एमबीएमई एग्जाम कहते हैं ना भाईजान, उसके अंदर ये उनका फेवरेट टॉपिक है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन का। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को कि सर ब्लड वेसल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो प्रेशर है, जो फ्लो है, वो हमारे पास किस तरह इफेक्ट कर सकता है उसके अंदर ब्लड फ्लो को। ये जो आपका सारा कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट हम एफएससी के अंदर पढ़ चुके हैं। आई थिंक सो हम मैटर के अंदर भी हमने पढ़ा होगा। दैट इज सम हाउ द ओहम्स लॉ। काफी बच्चों को नाम याद आ गया कि सर हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था। ओहम लॉ आपको क्या कहता था, कि उसका अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं, दैट इज अ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। जी जी। वोल्टेज क्या होता है सर? वोल्टेज हम कहते हैं कि जो आपके पास मतलब कि वायर्स के अंदर जितना करंट होता है और जितनी रेजिस्टेंस होती है, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास निकलता है वोल्टेज। अगर लेट्स सपोज आपके पास करंट ज्यादा है तो आपका वोल्टेज ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है स्टिल आपका जो वोल्टेज होगा वो क्या है, ज्यादा होगा, क्योंकि उसको ज्यादा आपको वोल्टेज देने पड़ेगा वहां से गुजरने के लिए। तो इसीलिए V इज इक्वल टू आई आर। अब हमने इसको चेंज करना है ओहम्स लॉ को। जहां पर V है ना, वहां पर वोल्टेज फ्लो कर रहा था, यहाँ पर आपका प्रेशर फ्लो करता है। इसको आपने कहना है चेंज इन प्रेशर। ठीक है जी। उसके बाद रेजिस्टेंस हमारे पास वैसे रहेगी, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लो रेट। क्यू इज द फ्लो रेट, कि कितना ब्लड आपका फ्लो करता है, इसको हमने ब्लड से रिलेट करना है। और आर हमारे पास रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी, वहां पर भी रेजिस्टेंस मजाहमत होती है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को वही हम मजाहमत कहेंगे कि ब्लड के फ्लो के अंदर क्या क्या चीजें रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती हैं, और किन किन केसेस के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा या कम हो सकता है। ये बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो जितनी बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी ना, हमने इनको नहीं पढ़ना, हमने इनको समझने की कोशिश करनी। अब सबसे पहले तो जो मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा है ना, थोड़ा सा इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं। कि सर ये मेरे पास है ब्यूटीफुल ब्लड वेसल। पी सर प्रेशर है, सर का प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर। ये है आपकी ब्लड वेसल। ठीक है जी। हमारा फार्मूला है सर चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू फ्लो। क्यू का मतलब है कि कितने फ्लो के साथ ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में से फ्लो करता है, तो क्यू वो है। और आर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अगर हम क्या करें सर, प्रेशर को इंक्रीज करें, क्या कहते हैं हम सर, यहां पर अगर प्रेशर होता है इंक्रीज, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो ब्लड की स्पीड है या जो ब्लड का फ्लो है वो भी क्या होता है सर, इंक्रीज होता है। ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है हमारे पास सर, इंक्रीज होता है अगर प्रेशर को इंक्रीज करें। या अगर मैं इसकी दूसरी तरह से डिफाइन करूं, अगर आप फ्लो को इंक्रीज करो तो उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, या प्रेशर के अंदर चेंज इंक्रीज हो सकता है हमारे पास। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखो, अगर एक मेरे पास टैब की आप एग्जांपल ले लो। टैब है ना, आप उसको ओपन करोगे ना, तो स्टार्ट में जो वाटर का फ्लो है ना वो होता है कम, मतलब अभी आपने ओपन करना शुरू किया है, तो आपने उसको ओपन किया, स्टार्ट के अंदर फ्लो क्या था, वाटर का कम। लेकिन फिर आप क्या करते हो, अब तेज करते हो। अब तेज करने की वजह से वाटर का फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज। जब वाटर का फ्लो इंक्रीज होगा तो वहां पर प्रेशर भी क्या हो जाता है, आप फील करोगे कि प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह मैं किसी भी रीजन की वजह से अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर दूं ना, तो उसकी वजह से वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर मैं कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ाऊं, कॉन्ट्रेक्टिलिटी की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वहां पर प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट होगा। ये बात हमने कल भी तो की थी। और इसी कंसेप्ट को वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि सर अगर आप क्यू को इंक्रीज करते, फ्लो को इंक्रीज करते, तो वहां पर प्रेशर भी इंक्रीज
हो सकता है। दूसरी बात आप समझिए कि सर जो प्रेशर, हाउ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मैं रेजिस्टेंस को ज्यादा करूं तो मेरे पास प्रेशर ज्यादा हो सकता है। सर ये पॉसिबल है, अभी आप देखो मेरे सामने, ये मेरे पास ब्लड वेसल है ना, ये है ब्लड वेसल। अगर इस ब्लड वेसल के ल्यूमन को मैं क्या कर देता हूं, कम, देखो यहां पर मैं कर देता हूं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है ना, सारी फाइब्रोसिस हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर, यहाँ कोई प्लेक बन गया है, तो इस रेजिस्टेंस, चले हम यहाँ पर ना एक प्लेक बना देते हैं ऐसे। आपने क्या किया सर, आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया इंक्रीज। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, अब आप गौर करोगे कि जो आपका प्रेशर है ना, प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखो प्रेशर क्या होता है सर, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरे पास एरिया होगा कम, तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। तो इस एरिया से जो आपके पास ब्लड का प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर ब्लड का प्रेशर है, ज्यादा होगा अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हो। इसकी एग्जांपल भी हम सिंपल समझते हैं। देखो आप अपने पौधों को पानी दे रहे हो, अब पौधे थोड़े से कुछ क्या होते हैं, दूर होते हैं, हमारे जो तलहा भाई हैं वो तो उनकी नर्सरीज वगैरह है, तो इनको बेहतर पता है कि जब ये पौधों को पानी देते हैं, तो जब आप दूर वाले पौधों को पानी देना हो तो आप क्या करते हो, आप उसको आगे से दबा लेते हो पाइप को। जब आप पाइप को दबाते हो तो आप एक्चुअली में क्या करते हो, उसके एरिया को कम करते हो। वहां पर एरिया को आप कम कर देते हो। वो एरिया कम करने की वजह से क्या होता है, वहां पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है। जब प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा तो उसका फ्लो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने इस तरह सिंपल तरीके से इनको समझ लेना है। रेजिस्टेंस इंक्रीज, सर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर फ्लो ज्यादा हो गया, प्रेशर सिर्फ ज्यादा हो गया। तो चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक, मतलब फ्लो, जिसको हमने क्यू का है, एंड द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, फ्लो ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होगा आपके ब्लड का। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यार, एक मेरे पास एल्डर पेशेंट है, जैसे मैं हमने ऊपर बात की है। अब एल्डर पेशेंट्स के अंदर मुझे कोई बता सकता है हाइपरटेंशन क्यों होती है। जैसे बंदा 70-80 ईयर्स की एज को क्रॉस करता है ना भाईजान, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है नॉर्मली, नॉर्मली भी आर्टरीज की इंक्रीज होता है, ल्यूमन अब ये कम समझ लो हो जाती है सर। फिजियोलॉजिकल भी चेंज आ रही है इसमें। वेरी गुड, जैसे हमारे पास किसी डॉक्टर ने बताया कि सर उनकी जो आर्टरीज होती है ना, उनका ल्यूमन कम हो जाता है। एक तो ल्यूमन कम होते हैं, दूसरी जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जो इलास्टिक प्रोटीन होती है, इट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू द कोलेजन, एंड इफ द कोलेजन इज डिपॉजिटेड इन द ब्लड वेसल्स, so there is a fibrosis, and if there is a fibrosis, area is decreased and pressure is increased, and if the pressure is increased, you will see the hypertension in patients of 70-80 years old। ठीक है, तो ये एक सर पीछे इसी वजह रीजन भी से होता है एल्डर इस। पेशेंट्स में जो पेशेंट्स 55 ईयर प्लस होते हैं उनमें जो नॉर्मल बीपी वो 140 रहता है। सर यही एग्जैक्टली exactly जो आप बता रहे हो ना, यही तो हम यहाँ पर बात करें कि सर उनका बीपी इंक्रीज रहता है, लेकिन उनको एज इट इतनी सिम्टम्स नहीं आती, क्योंकि ये जी जी फिजियोलॉजिकल जो चेंज हुआ है ना उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर, जी ये उस फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब वहां पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए फाइब्रोसिस हुई, जी जी। रेजिस्टेंस बढ़ी, रेजिस्टेंस इंक्रीज, एरिया कम एंड प्रेशर इंक्रीज, एंड यू विल सी हाइपरटेंशन इन पेशेंट्स ऑफ 60-70-80 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये है ये असल में जी कंसेप्ट। जी सर। बच्चे बेचारे क्या करते हैं, वो इस मतलब के फार्मूले को रटा लगाते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली हमें इसको यूज कहाँ पर करना है। अब देखें, ये जो क्यू लिखा है 4R, ये जो क्यू लिखा है IR, किसी जगह पर ये इस्तेमाल आपने नहीं कर, ना ही ये होता है। जो मैंने आपको फार्मूला लिखवा दिया ना, मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ। नेवर फॉरगेट अबाउट द ओहम्स लॉ। अगर आपको V/IR याद रहेगा ना, तो फिर आपको पता होगा वोल्टेज की जगह मैंने प्रेशर लगाना है, करंट की जगह पर मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट Q लगाना है, और R की जगह पर मैंने R ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला आपने कभी नहीं भूलना, बाकी सारे भूल जाओ, डजेंट मैटर, इसको सिर्फ याद रखो। ठीक है, हाँ, अब चले, उन्होंने क्या लिखा यहाँ पर सर कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, ये जो Q है, इज इक्वल टू द फ्लो वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। उन्होंने कहा सर जो फ्लो रेट है ना, कि जिस फ्लो के साथ ब्लड वहां से मूव कर रहा है ब्लड वेसल के अंदर, ये भी डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर और एरिया के ऊपर। जो फ्लो है ना बच्चे, जो ब्लड का फ्लो है,
ये भी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस चीज पे सर? वेलोसिटी और एरिया के ऊपर। भाई अंडरस्टूड सी बात है, एरिया ज्यादा होगा तो सर वहां से ब्लड भी ज्यादा गुजरेगा। बात आप समझ रहे हो? वहां से जो आपके पास ब्लड का फ्लो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है, वहां से ज्यादा ब्लड गुजर सकेगा। दूसरा वेलोसिटी, अगर ज्यादा वेलोसिटी के साथ ब्लड मूव करेगा तो उसका फिर भी जो फ्लो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एरिया एंड वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो आपके पास फ्लो इंक्रीज होगा, अगर फ्लो इंक्रीज होगा तो आपके पास प्रेशर भी इंक्रीज होगा। देखिए आप इसको ऐसे समझ लो, एक मेरे पास है नैरो सा पाइप, लेकिन उस नैरो से पाइप से क्या करिए, बहुत स्पीड के साथ वाटर गुजर रहा है। जब स्पीड के साथ वाटर गुजर, देखिए वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है ना उस नैरो पाइप में से। तो अगर सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो आपके पास स्टिल प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, फ्लो रेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक बड़ा पाइप ले लेता हूँ। अब बड़े पाइप में से ज्यादा पानी गुजरेगा सर, अगर वहां से ज्यादा वाटर गुजरेगा, या बड़ी लार्ज ब्लड वेसल में से ज्यादा ब्लड गुजरेगा बच्चे, स्टिल उनका जो फ्लो रेट होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है? तो ये दो फार्मूले आपने क्या रखने? सिंपली याद रखने हैं। ठीक सर है? सर एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है प्रेशर के? जी जी, ये एरिया हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और, और सर अगर इनवर्सली है तो फिर तो फ्लो कम होना चाहिए। यार इधर आओ, चेंज इन प्रेशर अब आ जाओ। ये जो मैंने आपको एरिया बताया हुआ है ना, ये एरिया हमारे पास क्या है? डायरेक्टली प्रेशर को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जी चेंज जी। इन प्रेशर। ये वर्ड है चेंज इन प्रेशर। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? सिंपल प्रेशर नजर आ रहा है। समझ रहे? अगर इसको मैं थोड़ा सा और लिखूं ना, तो जो जी एरिया होता है भाई, एरिया हमारे पास चेंज इन वी इज इक्वल टू ए, आ जाओ, वी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, और हमारे पास क्या तीसरा फैक्टर है? रेजिस्टेंस। अब पूरी ये है हमारे पास डायग्राम, ये है हमारे पास पूरा क्वेश्चन। इसको समझें। एरिया अगर आपके पास ज्यादा है, आपके पास वेलोसिटी ज्यादा है, और आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? आपके प्रेशर के अंदर जो चेंज है वो ज्यादा लेके आते हैं। प्रेशर में चेंज ज्यादा लेके आएंगे। देखो, P1 माइनस P2, पहले मैं कहता हूं कि 20 था, फिर मेरे पास हो गया है 40, मतलब इनमें चेंज कितना है? 20 है। ये 20 माइनस भी हो सकता है, ये 20 पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब ये प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है, ये प्रेशर मेरे पास डिक्रीज भी हो सकता है। तो जो एरिया होता है वो एक्चुअली में आपके प्रेशर को क्या करता है? उस प्रेशर में चेंज लेके आता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि सर यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मेरे पास जो एरिया है, एरिया हो गया इंक्रीज, एरिया हो गया मेरे पास इंक्रीज। एरिया इंक्रीज होने की प्रेशर के जो चेंज है ना बच्चे वो ज्यादा है। लेट्स सपोज, अब यहाँ पर प्रेशर मेरे पास, उसमें चेंज कितना आ गया सर? वहां पर एरिया हमारे पास अगर हो रहा है ज्यादा, तो इसमें प्रेशर क्या होगा? कम, तो ये मेरे पास हो सकता है 0। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 40 अब कितना हो गया? 20। तो इसमें जो चेंज आ रहा है ना हमारे पास बच्चे, वो क्या आ रहा है? वो इंक्रीज आ रहा है। एरिया डायरेक्टली उसमें चेंज के अंदर इफेक्ट करता है। मैंने इसलिए तो मैं उसको मिस कर गया था, तो ये आपको ना ये चीज क्या करेगी? तंग करेगी। तो आप सिंपल जो एरिया डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है ना, वो चीज याद रखिए। ये जो डायरेक्टली वाली बात होती है ना, ये चेंज इन प्रेशर के अंदर होती है। ओके समझ रहे हो? सर। ओके सर। आप इसको जितने मर्जी फार्मूला से इसको वेरीफाई करोगे ना, ये कंसेप्ट यही आता है, चेंज इन प्रेशर एंड एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। समझ रहे हो? बात वो सेम ही आती है एट द एंड के ऊपर। सर ये हो गया हमारे पास, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू बी वेलोसिटी एरिया एंड रेजिस्टेंस। पहला फार्मूला याद रखना है, फ्लो का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेट है, और फिर आपने याद रखना है कि जो फ्लो है वो हमारे पास वेलोसिटी और एरिया। मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये फार्मूले को सिंपल आप यहाँ रखो याद, फिर वो सारी फिजिक्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं भी है ऐसे। अगर आपने जाना है तो आप फिर भी कह सकते हो, यहाँ पर भी देख लो आप, इधर भी आप देखो कि चेंज इन प्रेशर की बात होती है तो फिर वो उसको डायरेक्टली रिलेट करवाते हैं। और मैं चूंकि जितने भी हमारे पास आगे डायनामिक्स होंगी सबके अंदर हमने यही फार्मूला यूज करना है, एरिया प्रेशर, क्योंकि इसको वेरीफाई करना इजी होता है हमारे लिए। आगे आते हैं कि सर जो रेजिस्टेंस है, हमने प्रेशर को भी देख लिया है, हमने फ्लो को भी देख लिया है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखें, प्रेशर है, फ्लो रेट है, वो तो चूंकि बुक के ऊपर लिखा था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने आपको वो पढ़ाना था। लेकिन जो मेन चीज है ना यहाँ पर, वो है रेजिस्टेंस से रिलेटेड।
देखें बच्चों, हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है ना ब्लड वेसल्स की, ये आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, दो मैनर्स में हो सकती हैं। एक जो आपके पास अरेंजमेंट होती है ब्लड वेसल्स की, या जो आपने वायर्स वगैरह में पढ़ा होगा ना, गैल्वेनोमीटर शीटर में जो हम पढ़ते थे, सीरीज मैनर, सर ये हमारे पास पैरेलल मैनर है। तो आपकी ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट भी हमारे पास इस तरह की हो सकती है। तो हम देखते हैं कि सर, अगर पैरेलल अरेंजमेंट हो ब्लड वेसल्स की, तो जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर यही ब्लड वेसल्स हमारे पास सीरीज के अंदर अरेंज हो, तो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको ऊपर सीरीज समझाता हूँ। सीरीज मैनर में हो तो क्या क्या हो सकता है, मतलब सीरीज में अरेंज और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। और दूसरा हम देखेंगे पैरेलल मैनर के अंदर अगर ब्लड वेसल्स आपकी अरेंज हो, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर। क्योंकि बच्चों, व्हाई आई एम सो मैसी अबाउट रेजिस्टेंस, देखें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, आफ्टर लोड ज्यादा है, आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके हार्ट की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अगर उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो आपको हार्ट फेल हो सकता है। इसलिए हमने क्या करना है कि ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट जितनी, मतलब मैं भी बताऊंगा कि पैरेलल अच्छी है या सीरीज अच्छी है, जितनी उस मैनर में ज्यादा अच्छी होंगी वो हमारे लिए फायदेमंद होगी, आपकी हार्ट की हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। सर सीरीज, सीरीज के अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है जी, ये हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब रेजिस्टेंस से जो सीरीज के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स अरेंज कैसे होती हैं आप सबको पता है। अगर एक ब्लड वेसल ये है 1, प्लस क्या होगा, अगली ब्लड वेसल इसके आगे लगी होगी, तो इसमें क्या होगी, रेजिस्टेंस 2। तीसरी ब्लड वेसल क्या होगी, इससे भी आगे लगी होगी, तो ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस 3। तो अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स इस मैनर से अरेंज हो कि मतलब एक के आगे दूसरी, दूसरी से आगे मतलब हमारे पास हो जाए तीसरी, तो उससे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पर 2 ओहम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी है मेरे पास, यहाँ पर भी 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस का जो भी यूनिट है। अगर मैं इसको ऐड करूं, 2 + 2 + 2 कितना बनेगा सर, ये हमारे पास बनता है 6 ओहम्स, आई थिंक फॉर इसका होता है यूनिट। तो ये रेजिस्टेंस टोटल कितनी बन रही है, R T टोटल कितना बन रहा है सर, 6। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपकी ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट करूं पैरेलल मैनर के अंदर, कैसे अरेंजमेंट करूं आपकी ब्लड वेसल्स की पैरेलल मैनर के अंदर। पैरेलल कैसे होता है, देखिए एक ये है मेरे पास, एक ब्लड वेसल आपकी ये होगी, तीसरी ब्लड वेसल मेरे पास ये होगी। ये है आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ योर ब्लड वेसल्स। और जो ऊपर है, चलो उसको थोड़ा सा प्यारा सा बना देते हैं, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, 3। हम वहां पर जब एक्सपेरिमेंट करते होते ना फिजिक्स के अंदर, तो हम वायर्स को भी इसी तरह कनेक्ट करते होते थे। अब इसके अंदर मैंने अगर R T टोटल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैं कैसे निकालता हूँ, अगर ब्लड वेसल्स मेरे पास पैरेलल मैनर के अंदर अरेंज है, तो इसको मैं कहता हूँ सर R1 है, ये R2 है, ये मेरे पास क्या है, R3। और इसको मैं कह देता हूँ कि R टोटल मैंने फाइंड करनी है, टोटल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर फाइंड करनी है। इसके लिए बच्चे देखो R1 कितना है, वही दोबारा बात, R1 भी आपके पास 2 है, R2 भी मेरे पास 2 है, R3 भी मेरे पास मतलब सॉरी, R3 भी मेरे पास 2 है। टोटल रेजिस्टेंस में देखना चाहता हूँ जो आपके पास इस वेसल्स को इनके अंदर ब्लड फेंकने के लिए फेस करनी पड़ेगी। तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं सर, 1/R1 प्लस 1/R2 इसका फॉर्मूला है, प्लस 1/R3। अगर इसका मैं टोटल करूं, 1/R1 कितना है सर, 2, 1/R2 कितना है, 2 सर, 1/R3 कितना है, 2। आप इसका सम अप करो, सबका हमारे पास आ जाएगा तकरीबन कितना आएगा, 0 1 अंदर क्या, 0.5, 0.5 प्लस 0.5। अब तीनों को ऐड करो, 1.5 क्या बनेगी, टोटल रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरह का इसका यूनिट होता है। अब आपने मुझे खुद बताना है कि सर, अगर हमारे पास सीरीज मैनर के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स अरेंज हो जाएं, तो उसकी वजह से आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है ना ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड तो पीछे से लेफ्ट वेंट्रिकल ने फेंकना है।
तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, आफ्टर लोड ज्यादा हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल को स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा निकालने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। लेकिन अगर मेरी ब्लड वेसल अरेंज है किस मैनर में, पैरेलल मैनर के अंदर, तो आपके हार्ट को कम काम करना पड़ता है। जब आपके हार्ट को कम काम करना पड़ता है, तो ना ही उसका सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, ना ही डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। तो हमेशा आपके लिए जो पैरेलल मैनर है ब्लड वेसल्स का, वो क्या होता है सर, फायदेमंद होता है। जिसकी वजह से आपकी जो कार्डिक आउटपुट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अक्सर जब हम वस्कुलर सर्जरी करते हैं ना बच्चे, तो हम जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर अरेंज करते हैं। क्योंकि अगर हम उनको सीरीज में करेंगे, तो आपके पास क्या हो सकता है सर, हाइपरट्रॉफी हार्ट की हो सकती है, आफ्टर लोड या रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखनी है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर, एक मैं आपको यहाँ पर केस, ओ ये तो ऊपर हमारे पास क्लियर हो गया है। ये मैं अगर आपको ऊपर से रीडिंग भी करवा दूं पेज से ना, देख लो आप। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वेसल इन सीरीज, तो ये है देखा हम जिसको कहते हैं R1 R2 R3, तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होती है, कम। और ये आपके पास कौन सी अरेंजमेंट, ये आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट लिखी हुई है। और पैरेलल अरेंजमेंट ही आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन बाज का इसका भी नुकसान होता है, बाज का इसका भी नुकसान होता है। अगर कोई शंट क्रिएट हो जाए, तो उसकी वजह से आपके पास हाई आउटपुट हार्ट फेलियर भी हो जाता है। लेकिन हमें ज्यादातर फिलहाल के लिए पैरेलल फायदेमंद है। मैंने आपको यहाँ पर एक केस डिस्कस करने लगा हूँ। केस क्या है सर, एक प्रेग्नेंट फीमेल है, एक प्रेग्नेंट फीमेल। आपने कहना कि सर आप तो एक तो जो एल्डर्स लोग हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, दूसरे आप प्रेगनेंसी वालों के पीछे पड़े हुए, मतलब जो भी चीज आप डिस्कस करते हो आप एजिंग और प्रेगनेंसी के साथ रिलेट करते हो। बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एजिंग की नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता होगा ना, फिर आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि यार इसका नॉर्मल चेंज की वजह से ये काम हो रहा है। जैसे उसका ब्लड प्रेशर हाई है एक बंदे का, उसकी एज 70 है, 130 140 आ रहा है, तो आपको पता है कि यार ये नॉर्मल हो सकता है। अगर आपने नॉर्मल नहीं पढ़ा हुआ, नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, तो आप क्या करोगे भाई, आप उसका एंटी हाइपरटेंसिव देके उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दोगे, हालांकि उसको जरूरत नहीं थी। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर भाई बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जो फीमेल का ब्लड वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फ्लो होता है ब्लड का, वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो क्लोटिंग फैक्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये नॉर्मल चेंजेस का आपको पता है क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम नॉर्मल चेंजेस पढ़ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। प्रेगनेंसी का सर रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है? जी जी, वो मैं अडीमा शदीमा भी आपको चलो बता दे। वैसे चलिए आप मुझे बता दें डॉक्टर साहब, वो जो फुट एडिमा होता है वो क्यों होता है? कैन यू टेल मी व्हाई देयर इज अ फुट एडिमा इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, एंड व्हाई ऑलवेज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स, मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह का कहती है वो फीमेल को? जी बताएं जी, फीमेल को फुट एडिमा क्यों होता है डॉक्टर फैज? सर, सर फ्लूइड अकामुलेशन ज्यादा हो जाती है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन कैसे होगी, मतलब रीजन क्या हो? रीजन तो सर एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक सर फ्लूइड ज्यादा होने मैडम से सबका, वीनस रिटर्न ज्यादा अगर होगा इसलिए। फ्लूइड अगर फ्लूइड ज्यादा होगा तो फिर तो उसके, फ्लूइड तो ज्यादा है ही है, तो फिर मतलब लोअर जो मतलब फुट के अंदर एडिमा क्यों है? अगर फ्लूइड ज्यादा तो हाथों में भी एडिमा हो, उसका जो सबसे पेरी ऑर्बिटल भी एडिमा होना चाहिए, फिर तो जनरल एडिमा भी होना चाहिए ना उसमें। तो हमें ज्यादातर ये पेरिफेरल एडिमा नजर आता है फुट के अंदर। डॉक्टर साहब मुझे आपने खुद बताना है, अगर फीमेल है प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी की वजह से आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कम ऑन। फीमेल आपके पास प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट फीमेल का जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि उसने बेबी कैरी किया होता है। बेबी कैरी करने की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा है। अब जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो इट स्टार्टेड टू कंप्रेस योर इंफीरियर वेना केवा। तो जब आपकी इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होगी, तो नीचे से जो इलिक वेन आ रही हैं, टीबियल वेन आ रही हैं, पोप्लीटियल वेन आ रही हैं, वो अब ऊपर ब्लड प्रॉपरली लेके जा सकती है नहीं सर।
जब वो प्रॉपरली ब्लड ऊपर लेके नहीं जाती, तो वो आपके पास लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एंड स्टार्टिंग टू लीक आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस एंड काज अ लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा। ठीक है, ये हमारे पास बात एक होगी सेपरेट। दूसरी बात जो हमने रेजिस्टेंस के बारे में करनी थी ना बच्चे, वो ये थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी जो कार्डिक आउटपुट होती है ना, ये इंक्रीज हो जाती है। फीमेल की, सॉरी आपकी नहीं, फीमेल की कार्डिक आउटपुट, फीमेल की कार्डिक आउटपुट क्या होती है सर, इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो कार्डिक आउटपुट होती है ना, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कि अगर मेरे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस की। पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कार्डिक आउटपुट हमारे पास कम हो सकती है। ठीक है जी, चलो रेस करते, इसको हम करते हैं एक दफा समझाने के लिए। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वही है जो आपकी ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन। बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जरा आपने समझनी। हम कहते हैं कि सर प्रेगनेंसी में कार्डिक आउटपुट होती है ज्यादा। पहला रीजन ये होता है कि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है। पहला क्या रीजन है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है, प्री लोड आपके पास ज्यादा होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। बच्चे दूसरा रीजन पता क्या होता है, दूसरा रीजन है रिलेटेड विद द प्लेसेंटा। रिलेटेड विद द प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा उस फीमेल के साथ क्या बनाता है कि सर पैरेलल मैनर के अंदर ब्लड वेसल्स को अरेंज करता है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। अगर आप प्लेसेंटा को देखो, अगर मेरे पास इसकी तस्वीर पड़ी हुई, मैं प्लेसेंटा की अभी आपको शो कर देता हूँ। प्लेसेंटा जो होता है ना, वो पैरेलल मैनर के साथ अरेंज करता है फीमेल के साथ, मतलब अटैच होता है। कहाँ पे चलेगा प्लेसेंटा? ओ माय गॉड सर, here we have beautiful picture of placenta। अब बच्चे आप यहाँ पर देखो, ये जो प्लेसेंटा है ये किस अरेंजमेंट के साथ है, ये सर पैरेलल अरेंजमेंट के साथ है। ये फीमेल के साथ पैरेलल कनेक्शन बना रहा है। अगर ये पैरेलल अरेंजमेंट करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अटैचमेंट होगी दूसरी साइड से ब्लड वेसल्स की, वो किस में होगी, वो भी पैरेलल में होगी। जब पैरेलल में होगी तो फीमेल की ब्लड वेसल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं, जो फीटस के साथ कनेक्शन कर रही हैं, तो वो पैरेलल मैनर में करना शुरू कर देती हैं। जब वो पैरेलल मैनर में करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है सर, रेजिस्टेंस कम हो जाती है ब्लड फ्लो की। जब रेजिस्टेंस कम होती है, तो आपके पास क्या होता है, फीमेल का कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है। ये देखो, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई, कार्डिक आउटपुट क्या हो जाती है उस फीमेल की, ज्यादा हो जाती है। तो बताना आपको ये था, प्लेसेंटा पैरेलल मैनर के साथ अरेंज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से आफ्टर लोड या जो रेजिस्टेंस होती है ना फीमेल की सर्कुलेशन के अंदर, वो रेजिस्टेंस कम होती है। और वो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से फीमेल की जो कार्डिक आउटपुट होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है। वो आपके पास, यस यस, अयोटिक आर्च भी जो है ना, वो भी हमारे पास, आप खुद देख लो, जैसे मैडम ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि सर ये जो आपके पास ऊपर बना हुआ है ना अयोटिक आर्च, ये भी पैरेलल मैनर के अंदर। ओ माय गॉड, वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल कंसेप्ट, मेरी तो इसके ऊपर नजर ही नहीं पड़ी। तो आपके पास अयोटिक आर्च की ब्लड वैसे भी पैरेलल मैनर के अंदर, जहां जहां पर आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए होती है ना, वो तमाम ब्लड वेसल पैरेलल मैनर के अंदर अरेंज। ठीक है, तो अगर कोई ब्लड वेसल रेजिस्टेंस में और उसको मैं पैरेलल में कर दूं, तो आपका जो आफ्टर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाती है। अब आपको पता चला है कि प्रेगनेंसी में फीमेल की कार्डिक आउटपुट क्यों ज्यादा होती है। क्यों जी? एक तो उसका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, दूसरा उसका क्या, आफ्टर लोड कम हो जाता है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना, पैरेलल मैनर के अंदर जब ब्लड वेसल अरेंज हुई, तो आफ्टर लोड रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी। कार्डिक आउटपुट ज्यादा होने का फायदा ये देखो, माँ को भी ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, बच्चे को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। फीमेल के हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये था सर वो जो रेजिस्टेंस और जो सीरीज वाला हमारा पंगा था ना, ये प्रेगनेंसी आयोटिक आर्च के साथ रिलेट होता है। इसके अलावा जितनी भी सर्जरीज वगैरह की जाती है ना, उनमें भी इस चीज का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये अब आपको समझ आ गई होगी सीरीज और पैरेलल में वो प्रेगनेंसी के साथ रिलेट करते हैं ज्यादातर। अब ना बच्चे, ये जो लाइनें लिखी हुई है ना, ये लाइनें मैं कहता हूँ कि बहुत मजे की लाइनें हैं। इन तमाम लाइनों के अंदर एमसीक्यूज है।
सबसे पहला क्या है, कैपिलरीज हैव हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लोएस्ट फ्लो वेलोसिटी। भाईजान, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पर होती है? मैं आपको यहां पर ना ब्लड वेसल्स को अरेंज करता हूँ। सबसे बड़ी वेसल होती है अयोटा। चले हम उनकी ल्यूमन के हिसाब से अरेंज करें। सबसे बड़ी ब्लड वेसल है अयोटा। ठीक है। उससे छोटी होती है आर्टरी। आर्टरी से छोटे होते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल से छोटी होती हैं कैपिलरीज। ये छोटी छोटी कैपिलरीज। ठीक है जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, इन सब में से सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो कहां पर होगी? जो हमारे पास सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, आपको क्या लगता है कहां पर होगी? जिसका एरिया कम कैपिलरीज होता में है, सर। जाहिर बात है। जी जी। कैपिलरीज में। आर्ट्रियोल। हमारे पास स्टूडेंट्स कह रहे हैं कुछ, सर ये कैपिलरीज हैं, क्योंकि कैपिलरीज का जो एरिया होता है वो सबसे कम है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है। ये फिर मेरे पास है आर्ट्रियोल। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आर्ट्रियोल्स के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। फिर मेरे पास ये है आर्टरी। चले आर्टरी के तो अंदर हमारे पास इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती, और ये अयोटा है, इसके अंदर भी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती क्योंकि इनका एरिया ज्यादा है। अब जितनी छोटी ब्लड वेसल होगी उसके अंदर से ब्लड क्रॉस करना उतना ज्यादा क्या होता है, टफ होता है। यही हमारी कंसिडरेशन है ना, कि जितनी छोटी ब्लड वेसल होगी उसमें से ब्लड उतनी मुश्किल से क्या करता है सर, क्रॉस करता है। अगर इस कंसेप्ट को देखा जाए तो कैपिलरीज सबसे छोटी होती हैं, तो कैपिलरीज में से ब्लड को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। बट द आंसर इज नॉट कैपिलरीज, आंसर इज आर्टरियोल्स। आपके पास जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है डॉक्टर साहब, वो होती है आर्टरियोल्स के अंदर। दैट इज एमसीक्यू। हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है आपके आर्टरियोल्स के अंदर। सर व्हाई नॉट कैपिलरीज? द रीजन इज अरेंजमेंट ऑफ योर कैपिलरीज। योर कैपिलरीज आर अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर्स। जब वो पैरेलल मैनर में अरेंज होगी भाई, वहां पर उनका एक तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना वहां छोटी छोटी कैपिलरीज का, वो टोटल मिला के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज्यादा होता है। दूसरा, ये पैरेलल मैनर के अंदर है ना, तो इस वजह से भी इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है। आर्ट्रियोल्स में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। इवन दो जो आपके आर्ट्रियोल्स होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अंदर आपका 20 to 30 ml ब्लड ड्रॉप हो जाता है, मतलब इसमें इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो arterios has the highest resistance as compared to capillaries. And why capillaries has less resistance? Because of capillaries का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है, और वो जो कैपिलरीज हैं वो हैं भी पैरेलल मैनर में अरेंज। ठीक है। तो जहां पर इन्होंने लिखा हो देख लो, कैपिलरीज है हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, तो आपके पास प्रेशर या रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो सकती है। ठीक है जी। प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। हमेशा प्रेशर जो होता है ना वो ज्यादा जो फ्लो होता है ना वो ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ये देखो, आरटीओस अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होती है वो किसके अंदर होती है सर, आपके आर्ट्रियोल्स के अंदर। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हाईएस्ट इनटू योर आर्ट्रियोल्स, क्योंकि भाई वो हमारे पास एक तो उसका एरिया कम है, दूसरा कोई उसमें पैरेलल अरेंजमेंट नहीं है, तो इसमें इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। वेन की भाई ये कैपेसिटी है, मैंने कितनी दफा लेक्चर्स के अंदर ये बात बताई हुई है। वेन्स आपके ब्लड को स्टोर करती हैं। वेन्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके पास कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जिसके अंदर आपका ब्लड डिपॉजिट हो सकता है, तो वो आपकी होती है वेन्स। अब इन वेन्स की ना करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वेन्स के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है ना वो ज्यादा होती है, तो मतलब ये डायलेट इजीली कर जाती है, तो इस भी कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज कोई पेशेंट फेलियर का है ना, तो हम नहीं चाहते कि भाई उसके राइट की तरफ ब्लड जाए, तो हम उसको वैसोडाइलेटर दे देंगे, ब्लड को नाइट्रोग्लाइसिन देंगे। नाइट्रोग्लाइसिन वेन को डायलेट करके वहां पर ब्लड स्टोर हो जाता है। ठीक। तो इसलिए ब्लड का जो स्टोरेज हाउस है वो वेन्स है। अक्सर मैं जब क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ ना तो वो हार्ट बताते हैं। भाई हार्ट के अंदर ब्लड स्टोर नहीं होता।
अगर हार्ट में ब्लड स्टोर होना शुरू हो जाए ना, तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हमने कहा था एट्रियल फिब्रिलेशन में सर ब्लड थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकता है, उसमें स्टेसिस होना शुरू हो जाती है। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। विस्कोसिटी डिपेंड्स मोस्टली ऑन हिमेटोक्रिट। कि बच्चे देखो, आपका जितना हिमेटोक्रिट होगा ना, मतलब रेड ब्लड सेल्स का जो मैस होता है, जितने ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे ना, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ विस्कोसिटी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट। हाँ जी इधर। ये विस्कोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमें सिम्टम्स नजर आते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हम किसको कहते हैं सर? ब्लड का गाढ़ापन। आपका ब्लड क्यों ज्यादा विस्कोस होगा, या उसके अंदर गाढ़ापन क्यों ज्यादा होगा? अगर उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स का जो मैस है वो इंक्रीज हो जाए, जिसको हम परसेंटेज के अंदर क्या कहते हैं? हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट। तो अगर हिमेटोक्रिट ज्यादा है, तो हमारे पास रेड ब्लड सेल ज्यादा है, रेड ब्लड सेल ज्यादा होंगे तो विस्कोसिटी ज्यादा है। देखिए मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ। और ये बड़ा मसला है पॉलीसाइथेमिया वेरा वाला जो पेशेंट होता है ना, ये देखो, ये इतने ज्यादा रेड ब्लड सेल्स हैं। जब रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होंगे, तो इनका जो फ्लो होगा ना बच्चे, इनका फ्लो, जिसको हमने क्यू कहा था, इनका फ्लो हो जाता है डिक्रीज। जब इनका फ्लो डिक्रीज हो जाता है ना, तो मतलब ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स होती है ना, उसके साथ आपके रेड वेसल्स अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब वो अटैच होना शुरू हो जाता है, तो एक तो आपके पास जो हीमोस्टेसिस होती है ना, उसका चांस बढ़ जाता है। दूसरा, जब इनकी विस्कोसिटी है ना, तो यहाँ से देखो, ब्लड आपका कम पास होगा, यहाँ से ब्लड कम पास होगा। जब ब्लड यहाँ से कम पास होगा ना ब्लड वेसल्स में से, तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे आपका ब्रेन हो गया, किडनी होगी, उनको ब्लड कम मिलता है। स्पेसिफिकली योर ब्रेन। एक बात याद रखिएगा, अगर ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी ना, तो सबसे पहले आपके ब्रेन के अंदर सिम्टम आती है। पेशेंट को उसी टाइम हेडेक होना शुरू हो जाती है। मैं आपको पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर ये पढ़ाऊंगा। पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर रेड ब्लड सेल ज्यादा बनते हैं, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, पेशेंट का ब्लड फ्लो जो ब्रेन की तरफ है वो कम हो जाता है, और उसको हेडेक वगैरह सिम्टम आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई, विस्कोसिटी ज्यादा, तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का मैस ज्यादा, जिसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम आपको नजर आ सकती है। विस्कोसिटी इंक्रीज इन हाइपर प्रोटीनेमिक स्टेट्स। मतलब देखो, अब विस्कोसिटी को कह रहा है कि ना सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन भी ज्यादा हो जाए ना, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है सर? विस्कोसिटी ज्यादा हो सकती है। और आपको पता है प्रोटीन ज्यादा किस किस कंडीशन में हो सकती है? एक हमारे पास कैंसर है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल माइलोमा, जो उन्होंने सामने लिखा भी हुआ है, मल्टीपल माइलोमा। अब मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा के अंदर सर डिफरेंट जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो एंटीबॉडीज इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास स्पेसिफिकली जो गैमा, मतलब के क्या सो कहते हैं, आईजीजी, आईजीजी एंड आईजीए, ये जो दो एंटीबॉडीज होती है ना, इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, ये ज्यादा हो जाती है। और वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन इन नेचर होती है। कौन कौन सी लिख लो? आईजीजी, बच्चे आईजीए भी होती है, नॉट ओनली आईजीजी। ये जो दोनों आपके पास इम्यूनोग्लोबिन्स है ना, एंटीबॉडीज, बच्चे इनकी नेचर है, ये प्रोटीन्स हैं। और मल्टीपल माइलोमा के अंदर ये होता है कि आपकी जो बोन मैरो है वो ये वाली एंटीबॉडीज को ज्यादा बनाना शुरू, एंटीबॉडीज कह रहा हूँ, इम्यूनोग्लोबिन्स को ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। अगर ये ज्यादा बनेगी, तो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स ज्यादा होंगी, लाइट चेन भी ज्यादा, हैवी चेन भी ज्यादा, स्पेसिफिकली लाइट चेन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है। इसलिए मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट के अंदर भी आपको हेडेक है, रीनल इन्फार्क्शन है, इस तरह के सिम्टम नजर आती हैं। दूसरी बड़ी उसने अच्छी बात की है, जो कल मुसफ़ा ने भी हमें ये बात बताई थी, कि सर अगर अनीमिया हो ना, तो आपके पास विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो देखिए अंडरस्टूड सी बात है, अनीमिया है तो इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स कम है। डिपेंड करता है ना कि अनीमिया कौन सा होता है, लेकिन ज्यादातर अनीमिया के अंदर यही होता है ना, आपके पास रेड ब्लड सेल्स कम है, या उनका साइज ज्यादा है, या वो हमारे पास फंक्शनल नहीं है। तो मैं अनीमिया की बात कर रहा हूँ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन, that is the most common anemia in females, in young females, iron deficiency। इंशाल्लाह 3 4 सिस्टम जब हम पढ़ लेंगे ना, फिर मैं आपको ना मल्टी सिस्टम्स को आपस में रिलेट करके पढ़ाया करूंगा। अभी मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि अगर हम सीवीएस पढ़ रहे हैं, तो सीवीएस को ही पढ़ें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जब 2 3 पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। आप देखोगे कि हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनी एडीमा क्यों हो रहा है, या ये सारी चीजें ना।
तो भाई अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का नंबर भी कम होता है क्योंकि आयरन कम है, हीमोग्लोबिन कम है। एट दी एंड जो रेड ब्लड सेल्स का नंबर होता है ना, वो रेड ब्लड सेल का साइज वो कम होता है। रेड ब्लड सेल का साइज कम है तो हमारे पास ये देखो छोटे छोटे रेड ब्लड। अब इसकी वजह से जो विस्कोसिटी हो रही है, वो विस्कोसिटी भी क्या होती है सर, कम होती है। अच्छा जी, विस्कोसिटी कम है तो आपको क्या हो सकता है, विस्कोसिटी कम है तो इससे क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा था विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से सर हमारे पास हेडेक वगैरह हो सकती है, ब्लड का फ्लो कम हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को कम ब्लड लेगा। अगर विस्कोसिटी कम है तो इससे क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक। एडिमा, एडिमा हो सकता था। अदीमा हो सकता है विस्कोसिटी कम हो तो सर, सर कैसे। लीकेज हो जाएगी ना, और कैपिलरी लीकेज से लीकेज हो भाईजान जाएगी ये, ना ब्लड की। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, वो जो लीकेज होना है ना, वो यहाँ तो आपके पास ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाए, मतलब प्रोटीन्स कम हो जाए, तब हो सकता है। यहाँ आपके पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो ज्यादा हो जाए, तो फिर आपको एडिमा होता है। यहाँ पर ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ना ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एडिमा जब नहीं हो। सर जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएगा? कैसे। तो उसका फ्लो तेज हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखो, मतलब देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड करता है आपके पास ब्लड वॉल्यूम के ऊपर। जी सर। यहाँ पर भाईजान रेड ब्लड सेल कम हो रही है तो ब्लड वॉल्यूम भी, अगर मैं इनडायरेक्ट बात करूँ, ब्लड वॉल्यूम भी आपका कम हो रहा है। अच्छा, मुझे इसको बता सकते हैं कि इसके पल्स प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ सकता है, पल्स प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ सकता है इसकी वजह से। आई एम वेटिंग योर ब्यूटीफुल आंसर, लो ऑक्सीजन। जी डॉक्टर साहब, अभी हमने कल ही बात की थी, मैडम मुसफ़ा ने ये बात को मेंशन भी किया था कि सर अनीमिया की वजह से विस्कोसिटी कम हो रही है, तो विस्कोसिटी कम होगी तो हमारे पास जो पल्स प्रेशर होता है ना, वो भी कम हो जाता है। सर ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। क्या क्या टॉपिक है सर हमारे पास, कार्डिक एंड वस्कुलर फंक्शन कर्व्स। दो चीजें आपने समझनी है यहाँ पर। कार्डिक कर्व का मतलब है आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है। मैं इसको अपने सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करूं, कार्डिक कर्व का क्या मतलब है कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है। वस्कुलर कर्व का मतलब है कि आपकी ब्लड वेसल कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, कि वो ठीक काम कर रही है कि नहीं, अब वो वीनस से रिटर्न प्रॉपर दे रही है या नहीं दे रही, या जो आपके पास हार्ट है वो कार्डिक आउटपुट को कम कर रहा है या नहीं, मतलब ज्यादा कर रहा है या नहीं। इसको हम करते हैं यहाँ पर डिफाइन दोनों चीजों को। ये है मेन टॉपिक आपका, कार्डिक कर्व। पहले दोनों को अलग अलग करते हैं, फिर हम करते हैं इसको वस्कुलर कर्व। वस्कुलर कर्व, पहले देखें सर इनका मकसद क्या होता है, क्योंकि हमें पता है हर टॉपिक का कोई ना कोई मकसद होता है। कार्डिक कर्व आपको बताती है आपके हार्ट की फंक्शनिंग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हार्ट फंक्शनिंग, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपकी बेस बनाना जरूरी है। हार्ट फंक्शनिंग। वस्कुलर का क्या मतलब होता है, ब्लड वेसल्स फंक्शनिंग, ब्लड वेसल्स। किसी का माइक होना काइंडली बंद कर ले, मुझे थोड़ी सी स्पीड लगाने दे। एक हमारे पास हार्ट फंक्शनिंग है, एक आपके पास है ब्लड वेसल फंक्शनिंग। हम ड्रा करते होते हैं सर दो ग्राफ्स को, दो कर्व्स को। सबसे पहले ये मेरे पास एक हम लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है जी। और वाई एक्सिस के ऊपर आपने लेना है, तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट। यहाँ पर आपने लेनी है कार्डिक आउटपुट, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई अगर आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगी, ये मैंने बात आपको कल भी बताई थी। अगर आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या एंड डायस्टोलिक प्रेशर, या इसी चीज का जो आपकी बुक लिखती है राइट एट्रियल प्रेशर, सारी सेम बातें हैं। जितना एट्रियम में प्रेशर होगा, एट्रियम में ज्यादा, तो आपके पास वेंट्रिकल में भी ज्यादा होगा। इसलिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या एंड डायस्टोलिक प्रेशर लिखें या हम राइट एट्रियल प्रेशर लिखें, वो सेम ही बात है। पहले वाली जो बुक्स थी उन्होंने एंड डायस्टोलिक प्रेशर या वॉल्यूम को लिखा था, अभी वाली जो बुक्स आई इन्होंने राइट एट्रियल प्रेशर लिखा है, लेकिन दोनों सेम बातें। अब देखो, अगर आपके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। देखिए मैं कहता हूँ 2, यहाँ पर मैं कहता हूँ 20। फिर मैंने कहा मैंने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज किया, मैंने इसको 4 किया,
आपका कार्डिक आउटपुट क्या करता है, और इंक्रीज हो जाए। फिर मैंने कहा कि सर मैं आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को और इंक्रीज करता हूँ, मतलब मैं इसको करता हूँ 6। सिर्फ समझाने के लिए क्या, आपका जो कार्डिक आउटपुट है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन सर एक लिमिट तक ये इंक्रीज होगा, मतलब एक लिमिट तक मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या प्रेशर को इंक्रीज करता रहूंगा, तो कार्डिक आउटपुट क्या करेगा, एक लिमिट तक इंक्रीज होगा, उससे ज्यादा इंक्रीज ये नहीं होगा। फिर क्या आएगा, आप जितना मर्जी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या प्रेशर इंक्रीज करते रहो, फिर आपका हार्ट क्या करेगा, उससे ज्यादा कार्डिक आउटपुट नहीं निकाल सकता, मतलब उसकी कार्डिक आउटपुट की भाई एक लिमिट है, वो एक लिमिट तक ही आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर समझनी है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज करो, कार्डिक आउटपुट आपकी इंक्रीज होती रहती है, लेकिन सर एक सर्टन लिमिट तक। ठीक है, उसके बाद आप जितना मर्जी देखो, एक्स एक्सिस पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रेशर है ना, आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज करते रहो, फिर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज नहीं होगी, ये हमने बात कल भी की थी। फिर जो कार्डिक आउटपुट है वो डिपेंड करती है हार्ट रेट के ऊपर। तो ये हमें हार्ट फंक्शनिंग का पता चला। अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर आप ज्यादा वॉल्यूम दोगे ब्लड को, तो वो ज्यादा क्या करेगा, कार्डिक आउटपुट करेगा, वो ज्यादा काम करेगा। लेकिन क्या करेगा वो सर, एक लिमिट तक ज्यादा काम करेगा, एक लिमिट तक कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म। फिर आप जितना मर्जी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को इंक्रीज करते रहो, कार्डिक आउटपुट आपकी सेम रहेगी। ऑन दी अदर हैंड सर, जो हमारे पास है ना वस्कुलर फंक्शन कर, वस्कुलर फंक्शन कर, ये कर्व हमारे पास किसमें किसके दरम्यान है, ये भी सेम है। एक तरफ राइट एट्रियल प्रेशर या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, लिख लो एंड डायस्टोलिक प्रेशर, चले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है वेनस रिटर्न, इसको हम कार्डिकल कहते हैं। ठीक है, कार्डिकल। ऑन द अदर हैंड वी हैव द वस्कुलर कर्व। अब देखिए वस्कुलर कर्व ना, जो इससे थोड़ी सी उल्ट बनती है हमारे पास, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे लेते हैं वेनस रिटर्न। तो जैसे जैसे वीनस रिटर्न आपके पास कम होगा, आप देखो नीचे, आप नीचे देखो, आपका एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ये ऊपर वीनस रिटर्न है, नीचे आपके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब जितना ज्यादा वीनस रिटर्न होगा, आपके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी उतना ज्यादा होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपका वीनस रिटर्न कम है, आपका प्री लोड भी कम होगा, आपका एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी कम होगा। मैं कहता हूँ आपका वीनस रिटर्न ज्यादा है, आपकी ब्लड वेसल अच्छा काम कर रही हैं, वो सही से कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, उनमें ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, वो आपके हार्ट को ज्यादा ब्लड दे रही हैं, तो आपके पास एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एंड डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है, तो आपके पास फिर क्या ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी। अब मैं इसको सिंपल, जो मैं अपने वर्ड्स में इसको अक्सर डिफाइन करता हूँ, वो ये है, venous return is directly proportional to the cardiac output। कि बच्ची जितनी ज्यादा वेनस रिटर्न होगी ना, उतना ज्यादा आपका कार्डिक आउटपुट होगा। देखो, वेनस रिटर्न क्या है, जो ब्लड आपके हार्ट के अंदर जा रहा है, मैं उसको वेनस रिटर्न कहता हूँ। मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है ना, उसको हम वेनस रिटर्न कहते हैं। अब जितना ब्लड राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम में जाएगा, उतना ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी तो आएगा ना। और अगर मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आता है, मतलब एंड डायस्टोलिक प्रेशर आपका ज्यादा है, राइट एट्रियल प्रेशर आपका ज्यादा है, तो आपकी कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगी। तो वो हमें ये सिंपली बताना चाहते हैं कि अगर वीनस रिटर्न ज्यादा है, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी। लेट्स सपोज यार, एक पेशेंट है, उसका हैमरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है ना। अब ब्लीडिंग की वजह से आपका वीनस रिटर्न कम होगा, ज्यादा होगा, सर कम होगा। अगर वीनस रिटर्न कम होगा, उस पेशेंट की कार्डिक आउटपुट भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एक पेशेंट है सर, उसको मैंने आईवी फ्लूइड दिया है, आईवी फ्लूइड की वजह से वीनस रिटर्न ज्यादा होता है। अगर वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, तो कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। एक पेशेंट है सर, उसकी मैं ना हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता हूँ, अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, स्टिल क्या होगा, आपका कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। सर एक पेशेंट है, उसका हार्ट फेल है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जीरो, कार्डिक आउटपुट भी क्या होगी, उसकी कम होगी। तो ये है फिजियोलॉजी आपकी रोजमर्रा जिंदगी या क्लिनिकल के अंदर किस तरह यूटिलाइज होती है। अब मैंने इन सर दोनों को थोड़ा सा इकट्ठा डिफाइन करता हूँ। जी जी। सर इनिशियली फॉर एग्जांपल अगर वेनस रिटर्न कम हो रहा है जैसे कि ब्लीडिंग में, तो कार्डिक आउटपुट कम होगी। हम्म। तो सर जी स्टार्टिंग जी। में
थोड़ी सी कार्डिक आउटपुट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट को मैसेज आएगा कि कंट्रैक्शन ज्यादा करो, आउटपुट ज्यादा करो, क्योंकि ब्लीडिंग की कॉज है, और वो कोशिश करेगा कार्डिक आउटपुट ज्यादा करने की। तो एच आर स्टार्टिंग में इंक्रीज नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी? सर मेरी बात सुने, जो आप बात करें इस कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। मतलब जब आपके पास वॉल्यूम कम होता है या अगर जी वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट ज्यादा होती है। वो आती है कंपनसेटरी कंडीशन, कि आपका हार्ट कंपनसेट कर रहा है। बात आप समझ रहे हो? ओके सर। तो वो कंपनसेटरी, भाई अगर मेरे जी पास वॉल्यूम ही जी कम जी हो सर। गया है, देखो आपका ज्यादा वॉल्यूम आप लॉस करते जा रहे हो, वो कंपनसेटरी के तौर पर हार्ट रेट तो इंक्रीज होगी। लेकिन जब आपके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो गया, तो वो कितनी के कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, करता है कोशिश, आपका हार्ट पूरी जी करता है, जी क्योंकि उसने कंपनसेट करना है। वो चाहे एएनपी से करे, बीएनपी करे, से जी जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से करे मेरे पास, चाहे वो रास मैकेनिज्म से करे, वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यादा वॉल्यूम लॉस हो गया तो उसका कंपनसेट, उसको हम कहते हैं डीकंपनसेशन हार्ट फेलियर। समझे? तो ये ओके सारी सर। चीजें ओके सर। पैथोलॉजी के अंदर देखेंगे, परेशान नहीं होना आपने। अब सर, इन ये दोनों जो हमारे पास कर्व्स हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे हैं, हम जरा इसको देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है सर, कार्डिक कर्व, एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव द वीनस कर्व। ये मेरे पास है वस्कुलर कर्व। यहाँ पर कार्डिक आउटपुट लिखो, यहाँ पर वीनस रिटर्न लिखो। ठीक है, और इधर आपने लिख लेना है एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यहाँ जो आपकी बुक लिखती है राइट एट्रियल प्रेशर, दोनों सेम बातें। अब बच्चे, जहां पर आपकी ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती है ना, इस पॉइंट के ऊपर, जहां पर आपकी दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं हार्ट फंक्शनल पॉइंट। क्या कहा जाता है, या कार्डिक फंक्शनल पॉइंट, फंक्शनल हार्ट फंक्शनल कर्व। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, जितना आपका वेनस से रिटर्न ज्यादा होगा, उतनी आपकी कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगी। जी जी, ऑपरेटिंग पॉइंट मैडम इसी को कहते हैं, हार्ट फंक्शनल कर्व का जो हार्ट फंक्शनल ये पॉइंट है ना, इसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट का यही मतलब है ना, कि जिस पॉइंट के ऊपर आपका हार्ट काम कर रहा है, हार्ट फंक्शनल पॉइंट। आप डिफरेंट जगहों के ऊपर ना देखोगे, इसके लिए ना डिफरेंट टर्म्स यूज किए हैं। आपकी फर्स्ट ने शायद ऑपरेटिंग हार्ट फंक्शन वाला उन्होंने वर्ड यूज किया है। तो अली, जो आप कह रहे हो ना कि सर वीनस रिटर्न कार्डिक आउटपुट के साथ रिलेट कैसे करी, भाई वीनस रिटर्न ज्यादा होगी, हार्ट में ज्यादा ब्लड जाएगा, तो उसकी कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी ना। अगर वीनस रिटर्न कम है तो कार्डिक आउटपुट कम होगी। बच्चे, ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी, अब मुझे फंक्शनिंग की तरफ आने दें। जहां पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट के ऊपर आपका हार्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, हार्ट क्या है, देखो आपके पास वीनस इंटर्न कम हो रही है, कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर ज्यादा होती जा रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर जाके मैक्सिमम जो आपका हार्ट ने काम करना होता है, वो इधर कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैंने इसको इंक्रीज करवाना है, देखो लेट्स सपोज मैंने इसको इंक्रीज करवाना है, मैंने यहाँ पर लेके जाना है। वेन एवर देर इज द लेफ्ट शिफ्ट, जब भी आपके पास लेफ्ट शिफ्ट होगी ना इस कर्व की, ये पहले नॉर्मल कर्व थी, अगर आपके पास लेफ्ट शिफ्ट होगी, तो उससे आपके पास कार्डिक फंक्शनल भी इंक्रीज होगा, और हमारे पास वेनस रिटर्न भी इंक्रीज होगी। सिंपल बात समझने के, सब कुछ इंक्रीज होगा। अगर आपके पास होती है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट से आपके पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट भी कम होती है, वेनस रिटर्न भी हमारे पास उस पेशेंट में कम आती है मोस्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट है, हार्ट का फंक्शनिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, हार्ट ज्यादा काम कर रहा है। अगर राइट शिफ्ट होगी ना इस पॉइंट से, तो इसका मतलब आपका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, हो सकता है पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाए, या हो सकता है उस पेशेंट में हार्ट फेल ऑलरेडी हो, जिसके अंदर आपको इस नॉर्मल कर्व से राइट साइड की तरफ शिफ्ट मिलती। ठीक है, ये आई थिंक सो बेस बन गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहां से। सबसे पहला पॉइंट है सर, आपको कर्व तो सिंपल समझ आ गई है ना। अब हम देखते हैं कि ये वाले जो कर्व्स हैं, इनको हम लेफ्ट या राइट शिफ्ट कैसे करवा सकते हैं, और आपके जो ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ हार्ट है उसको हम कैसे वैरी कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाती है इनोट्रॉप्स की, और यही क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था एग्जाम के अंदर ना। तो मुझे समझ आ गई थी, इनोट्रॉप्स है, ये हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, कार्डिक आउटपुट इससे ज्यादा हो जाएगी। अगर हम, अब देखिए आपका हार्ट तो सही काम कर रहा है, अगर हमें हार्ट की फंक्शनिंग को इंक्रीज करना है, तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या कौन कौन सी चीजें जो हार्ट की फंक्शनिंग को इंक्रीज करवाती हैं। उसमें सबसे पहला आता है इनोट्रॉप्स। अब इनोट्रॉप्स क्या होती है, ऐसी वो तमाम
ड्रग्स जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करवाती हैं, जैसा कि कैटाकोलामीन्स, जैसा कि डोब्यूटामीन, जैसा कि डाइजोक्सिन, जैसा कि एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। आपके पास कैटाकोलामिन्स इंक्रीज होंगे, कैटाकोलामिन्स इंक्रीज होंगे तो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चे इनोट्रोप्स देने से क्या होता है, चेंज इन कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी चेंज होती है, आपको पता है कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होती है। कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी चेंज होगा, मतलब इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो कार्डिक और वी आर कर्व है ये भी इंक्रीज होगी, और राइट एट्रियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। देखिए, आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी करके ज्यादा ब्लड निकालोगे ना तो आपके पास रिटर्न भी ज्यादा आएगा। बात आप समझ रहे हो? देखो, अगर आप ज्यादा प्रेशर से ब्लड को बाहर निकाल रहे हो ना, तो उसी स्पीड से ब्लड क्या करेगा, वीनस रिटर्न भी आपका ज्यादा आएगा। समझ रहे हो? तो ये है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करो तो कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगी, वीनस रिटर्न भी आपका ज्यादा होगा, अगर हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स की इंटेग्रिटी अगर आपके पास ठीक है। अब हाँ, आपकी सर, हम ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है इसको इंक्रीज कैसे करवा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा आप कैटाकोलामीन्स दे सकते हो पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट को कैटाकोलामीन्स दें या उसकी कैटाकोलामीन्स इंक्रीज है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज है, डोब्यूटामिन, डाइजोक्सिन, इन सब की वजह से या एक्सरसाइज, सब की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर आओ ग्राफ के ऊपर, जब आप पेशेंट को इनोट्रोप देते हो ना तो ये देखो क्या हुआ सर, लेफ्ट शिफ्ट हुई है। लेफ्ट शिफ्ट में देखो, ये है नॉर्मल कार्डिक फंक्शनिंग, ये है नॉर्मल कार्डिक फंक्शन। अब आपने कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवाई है ना, तो हार्ट की कार्डिक आउटपुट क्या होती है, इंक्रीज होती है। कार्डिक, ये देखो, ये वाई एक्सिस पे क्या है, कार्डिक आउटपुट है, लेफ्ट से राइट की तरफ से लेफ्ट शिफ्ट हुई है ना, तो आपकी जो कार्डिक फंक्शनिंग है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इनोट्रॉप्स आपके हार्ट की फंक्शनिंग को क्या करते हैं सर, इंक्रीज करते हैं, सिंपल बात ये। और इनोट्रॉप्स में कौन है, दो ब्यूटामिन, डाइजोक्सिन, एक्सरसाइज जब करोगे फिर भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, कैटाकोलामिन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इनोट्रॉप्स अगर दोगे तो आपके पास कार्डिक फंक्शन कौन सी शिफ्ट मिलेगी, लेफ्ट शिफ्ट। ये अगर सर किसी पेशेंट के अंदर क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, या किसी पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, नारकोटिक्स ओवरडोज हो जाती है। जब आप बच्चे ज्यादा नारकोटिक्स लेते हो ना, तो नारकोटिक्स ज्यादा लेने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट होगा तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। जब आपके पास हार्ट फेलियर या नारकोटिक्स या डायरेक्टली सिंपैथेटिक सिस्टम की इनहिबिशन हो जाए ना, तो इन सब की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, कार्डिक आउटपुट कम होगी, कार्डिक आउटपुट कम होगी तो हमारे पास ये जो कर्व होगी ये राइट शिफ्ट करेगी। क्या करेगी ये कर्व, राइट शिफ्ट। अब देखो इसमें क्या आ रहा है सर, इसमें कार्डिक आउटपुट कम आ रही, तो हार्ट फेलियर में आपकी कार्डिक आउटपुट कम होती, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। अब आते हैं सर नेक्स्ट दूसरे पैरे के ऊपर, वीनस रिटर्न की बात करते हैं कि वीनस रिटर्न हमारे पास कैसे इफेक्ट हो सकती है। अगर मैं क्या करता हूं, चेंजेस इन सर्कुलेटरी वॉल्यूम, मतलब कि मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं, जैसा कि अल्टर राइट एट्रियल प्रेशर, अल्टर वीनस रिटर्न, चेंज इन कार्डिक आउटपुट। बात को जरा समझते हैं, मैं किसी पेशेंट को करता हूं आईवी फ्लूइड देता हूं, मैं किसी पर्सन को आईवी फ्लूइड देता हूँ। आपको पता है आईवी फ्लूइड कहाँ पर लगाते हैं सर, वेन्स के अंदर। अगर आप वेन्स के अंदर आईवी फ्लूइड डालोगे तो उसका वेनस इंटर्न क्या होगा सर, इंक्रीज। अगर वेनस इंटर्न इंक्रीज होगा तो यहाँ पर देखो, ये जो वस्कुलर कर्व है, ये जो वस्कुलर कर्व है, इसका जो वेनस इंटर्न अब क्या है सर, इंक्रीज, क्योंकि आपने आईवी फ्लूइड दिया है तो इसका जो वेनस इंटर्न है वो ज्यादा हो गया। तो जब हमारे पास वेनस इंटर्न ज्यादा होगा, कैन यू नोटिस हियर, पहले आपके पास हार्ट का ऑपरेटिंग पॉइंट था ये, आपने आईवी फ्लूइड दिया, आईवी फ्लूइड देने के बाद जो हार्ट का फंक्शनिंग पॉइंट था ये इंक्रीज हो गया। देखो, हार्ट का फंक्शनिंग पॉइंट पहले ये था, अब क्या हो गया सर, जब आपने आईवी फ्लूइड दिए, आपने वेनस इंटर्न इंक्रीज करवाइए, तो हार्ट की कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है, तो फंक्शनिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और मैं किन किन चीजों से वेनस इंटर्न को इंक्रीज करवा सकता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड दोगे, वेनस इंटर्न इंक्रीज,
किसी पेशेंट का सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जैसा कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से भी वीनस इंटर्न इंक्रीज होता है। किसी पेशेंट के अंदर आर्टियो वीनस शंट, आर्टियो वीनस शंट की वजह से वीनस इंटर्न इंक्रीज होता है। शुड रिमेंबर दैट आर्टियो वीनस शंट से आपके पास वीनस इंटर्न इंक्रीज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। देखें, ये है आपके पास बड़ी वैसल, बड़ी आर्टरी, बड़ी आर्टरी से मिलती है छोटी आर्टरी। बात को जरा समझना डॉक्टर साहब। इससे फिर हमारे पास क्या मिलती है? छोटी आर्टरी, आर्टियोल। आर्टियोल से फिर क्या मिलता है सर? कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाद क्या बनता है सर? वेन्यूल्स। यहाँ पर क्या बनेगी? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के क्या वेन्यूल से क्या बनता है? जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वेन्यूल से क्या बनेगा सर? वेन। अब वेन से क्या बनेगा? लार्ज वेन। आपके नॉर्मली हार्ट का फ्लो होता है इस तरह। ये आपके नॉर्मल हार्ट का फ्लो है। अभी आप इसमें ट्विस्ट देखिएगा। ये आर्टीरियल है, ये आर्ट्रियोल है, ये कैपिलरी है, ये वेन्यूल है, ये वेन है, ये लार्ज वेन है, ये हमारे पास आर्टरी। अब आर्टियो वीनस शंट का आपने सुना, आपको पता है ना सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पर होती है? आर्टियोज के अंदर। तकरीबन कहते हैं कि 20 मिलीमीटर मरकरी से भी ज्यादा प्रेशर यहाँ पर कम होता है। 20 to 40 आई थिंक लिखा जाता है। अगर मैं किसी पेशेंट के अंदर डॉक्टर तलहा आर्टियो वीनस शंट डाल दूं, मतलब देखो, यहां पर मैंने शंट पकड़ा, ये शंट मैंने यहां पर जाके डायरेक्ट लगा दिया। तो अगर हम किसी पेशेंट में आर्टियो वीनस शंट डालते हैं, तो आप नोटिस करो कि ये जहां से जो ब्लड आ रहा है, जो ब्लड यहां से आ रहा है, ये जो सारी रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, उस रेजिस्टेंस को इसने क्या कर दिया? बाईपास। जब रेजिस्टेंस को बाईपास करेगा, तो हमारे पास जो ब्लड का फ्लो होगा वो ज्यादा होगा। आपकी वेन्स के अंदर ज्यादा ब्लड आता है। आपकी वेन्स में ज्यादा ब्लड आएगा, आपकी वीनस रिटर्न ज्यादा होगी। वीनस रिटर्न ज्यादा होगी, हमारे पास राइट एटीएम में ज्यादा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा ब्लड, पल्मोनरी वेन में ज्यादा ब्लड, लेफ्ट एटीएम में ज्यादा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड, आपके अयोटा के अंदर ज्यादा ब्लड आएगा। दैट इज द फ्लो ऑफ योर ब्लड। Whenever there is a decrease resistance, there is a increase blood flow. Always remember that. बच्चे जब भी आप शंट डालते हो ना, तो शंट की वजह से रेजिस्टेंस कम होती है, वीनस रिटर्न ज्यादा होता है, आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है। तो यही वो बात यहां पर कह रहा है कि सर आर्टियो वीनस शंट की वजह से वीनस रिटर्न ज्यादा होता है। वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, तो वीनस रिटर्न ज्यादा होने की वजह से कार्डिक आउटपुट भी आपकी ज्यादा होगी। हमारे पास वस्कुलर फंक्शन कर्व भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात ये कि सर अगर एक्यूट हैमरेज होता है या स्पाइनल एनेस्थीसिया हम किसी पेशेंट को दे देते हैं, बात को समझना है बच्चे। एक्यूट हैमरेज होगा, सिंपल सी बात है, आपका वीनस रिटर्न कम होगा। एक्यूट हेमरेज होता है, आपका वीनस रिटर्न कम होगा। देखो, और वीनस रिटर्न कम होगा, तो आपके पास ये जो फंक्शनल कर्व है ये क्या करेगी? ये डिक्रीज हो जाएगी। आपके राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा, राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा, तो आपका जो ऑपरेटिंग हार्ट पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी। तो अक्यूट हेमरेज के अंदर डॉक्टर साहब ऐसा ही होता है। वीनस रिटर्न कम, एट द एंड कार्डिक आउटपुट भी आपकी कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्पाइनल एनेस्थीसिया वाला। देखो, एनेस्थीसिया देने की वजह से जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब वो वाली नर्व्स जिन्होंने वैजो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है ना, वो नर्व्स को आपने एनेस्थीसिया दे दिया। एक तो ऊपर से कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम हो जाती है एनेस्थीसिया देने की वजह से। दूसरा, आपकी हार्ट ब्लड वेसल्स की जो वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है। वैजो कंस्ट्रिक्शन कम होगी, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न कम होगा, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट दोबारा यहाँ पर आ जाए। ठीक है। तो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया से याद रखना है कि वैजो कंस्ट्रिक्शन कम हो जाती है ब्लड वेसल की, और हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम हो जाती है। यहाँ पे 2 पॉइंट मैं लिख देता हूँ, लिखते हैं किसी अच्छे से मार्कर से। अनेस्थीसिया की वजह से क्या हो रहा है बच्चे? देखो, एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ डिक्रीज। और दूसरा, आपके पास ब्लड वेसल्स की, यहाँ पे वेसल मैंने लिखा,
और ये है कॉन्स्ट्रिक्शन, सी से है कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न भी कम है, कार्डिक आउटपुट भी इस पेशेंट में कम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा फैक्टर, दैट इज अ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कि सर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करने की वजह से मेरे पास जो कार्डिक और वस्कुलर फंक्शन कर्व्स है, इनके ऊपर क्या प्रेशर, मतलब क्या चेंजेस आती हैं। देखें, अगर आपकी रेजिस्टेंस है ना कम, आपको पता है अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कम है, वस्कुलर मतलब वीनस रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। वीनस रिटर्न ज्यादा है, कार्डिक आउटपुट आपकी ज्यादा हो जाएगी, और आपको इस पेशेंट में क्या मिलेगा, लेफ्ट शिफ्ट। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे कम हो सकती है, आरटीओ वीनस शंट डालो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड भी वैजोडाइलेटर है, वैजोडाइलेशन है, फिर भी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है। दूसरा ये कि अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है ज्यादा, मतलब कि वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, मैं पेशेंट को कोई वैजो प्रेशर दे रहा हूँ, तो वैजो प्रेशर देने की वजह से क्या होगा, आफ्टर लोड भी इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट हमारे पास डिक्रीज है, ये देख लो। और दूसरा हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से वीनस रिटर्न भी आपका क्या हो जाता है, कम। तो जो हार्ट का ऑपरेटिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट हार्ट का ज्यादा हो जाएगा, आपका हार्ट ज्यादा अच्छे से काम करे। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, चेंजेस इन पेरी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अल्टर्ड कार्डिक आउटपुट, चेंजेस इन राइट एट्रियल प्रेशर। वही बात है कि आप पेरिफेरल रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो कार्डिक आउटपुट चेंज होगी। अगर किसी पेशेंट में आप देते हो वैजोप्रेसर्स, क्या करते हो किसी पेशेंट में, अगर आप वैजोप्रेसर्स दोगे तो उस पेशेंट में क्या होगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपके पास आफ्टर लोड ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, पेरिफेरल वेनस रिटर्न भी कम है। अगर कोई पेशेंट है आपके पास एक्सरसाइज करो, ये क्या हो गया, अगर कोई पेशेंट आपके पास एक्सरसाइज करता है, बात समझिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक्सरसाइज वाले पेशेंट के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये आपके पास होती है वैजोडाइलेटर, वैजोडाइलेटर। अगर वैजोडाइलेटर है ना भाईजान, तो उसकी वजह से एरिया आपका बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आपकी वीनस रिटर्न क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, वीनस रिटर्न इंक्रीज। शुड रिमेंबर दैट कार्बन डाइऑक्साइड वैजोडाइलेटर होती है, ये याद रखिएगा। मैं आपको ब्रेन के साथ रिलेट करके भी दिखाऊंगा आगे एक टॉपिक के अंदर। दूसरा ये कि आर्टियोविनस शंट, आपको पता है ना कि आर्टियोविनस शंट को क्या है, अगर इनहिबिट कर दें तो उसकी वजह से भी क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा हो, सॉरी, आर्टियोविनस शंट को हमने क्या करी, यहाँ पर इनहिबिट कर दिए। इनहिबिट करेंगे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर कार्डिक और वस्कुलर फंक्शन कर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज में सर हमें क्या कह रहा है कि हेल्दी 80 ईयर्स ओल्ड मैन, 80 साल का हमारे पास एक पर्सन आया है, हेल्दी है सर। हेल्दी वर्ड याद रखिएगा जब भी, मतलब स्टेटमेंट्स के अंदर ये वर्ड यूज करते हैं ना कि हेल्दी में पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो उसमें ना दो तीन चीजें हम अक्सर कंसिडर करते हैं कि या तो पेशेंट स्टडी के लिए है, मतलब रिसर्च वगैरह में ना अक्सर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर ये कि कोई ना पेशेंट के अंदर एजिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो जब हेल्दी लिखा जाए ना तो ये एक चीज जरूर याद रख लीजिएगा। A healthy 80-year-old man has participated in a longitudinal study. देखा, वही बात की ना, longitudinal study over the past 30 years to study the effect of aging on overall cardiovascular status. सर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है जो हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी बंदे को अंडर स्टडी रखते हैं। मैडम सब्र करें, आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे, परेशान नहीं होना आपने। सर 80 ईयर्स ओल्ड का मेल है हमारे पास, वो हमने उसको स्टडी की, मतलब उसके ऊपर रिसर्च की है 30 ईयर्स तक। क्या रिसर्च की, देखिए जब हमारे पास 50 साल का होगा ना, उसके बाद हमने उसको अंडर स्टडी कर लिया होगा, और इफ हमने उसका देखा कि कार्डियोवास्कुलर क्या क्या चेंजेस आती हैं एजिंग के साथ साथ, बस मसला उसमें मसला कोई नहीं है, कोई कार्डियोमायोपैथी या कोई पैथोलॉजी नहीं है, सिर्फ जो कुछ भी होगा वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू द एजिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पेशेंट। ही हैज अंडरगोन एनुअल टेस्टिंग विद इकोकार्डियोग्राफी, मतलब 30 सालों में हमने ये किया
कि हर साल हम उस पेशेंट का ना हार्ट का अल्ट्रासाउंड करवाते थे हैं, एंड हिज लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन हैज रिमेन्ड स्टेबल थ्रू आउट द 30 years। ओ माय गॉड सर, कि सर 30 साल हमने उसकी इकोकार्डियोग्राफी करवाई, तो 30 साल मतलब हर साल बाद जब भी हम इकोकार्डियोग्राफी करवाते थे, उस पेशेंट का जो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन थी वो क्या हैज रिमेन्ड स्टेबल। वो बिल्कुल स्टेबल है, मतलब वो यहाँ तो इंक्रीज हो ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, वो एक स्टेबल ड्यूरेशन के दरमियान है, ठीक है, 30 सालों में। तो वो ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्व लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन इन दिस पेशेंट। कि सर इस पेशेंट के अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से इस बंदे का लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, प्रिजर्व है, मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन इसकी चेंज नहीं हुई, वो नॉर्मल है इस बंदे के। ठीक है जी। तो एज, हाँ, असल में हमने ये बताना है कि एजिंग की वजह से ना, मतलब एज जैसे जैसे गुजरती रहती है, तो उस एजिंग की वजह से पेशेंट के हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस आने की वजह से उस पेशेंट का जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन है ना वो प्रिजर्व कैसे है। सबसे पहले तो हमने कल एक बात समझी थी कि सर अगर पेशेंट को होगा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, तो उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगी सर, ड्रॉप होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 40 से क्या होगी, इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप होगी। अगर पेशेंट को होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, तो उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगी सर, 40 से ज्यादा होगी, मतलब नॉर्मल होगी, 40 से ज्यादा होगी। अब इस पेशेंट में आपको क्या चीज नजर आ रही है, सर इस पेशेंट में हमें प्रिजर्व मतलब के जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, वो नॉर्मल नजर आ रही है। तो पहली बात तो बच्चे आपकी यहां से क्लियर हो जानी कि सर अगर इस पेशेंट के अंदर अगर कोई चेंज आई होगी, दैट इज रिलेटेड विद द डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे सर क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर, व्हाट कैन बी पॉसिबल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द एजिंग ऑफ दैट पेशेंट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रिजर्व लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कम ऑन स्टूडेंट, आई एम एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर वे ब्यूटीफुल आंसर। तो इसमें हमें डॉक्टर फैज ने बताया सर सी, ओके, जुहेब डी, सहर असलम ए, लरेब ए, नुमान डी, माहम ए, हीरा डी, जिया फैसल डी, हमार डी, अली ए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक ऑप्शन को हम करते हैं इसके एक्सक्लूड। सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूँ इंक्रीज आर्टीरियल रिजर्व कैपेसिटी, कि जो आर्टरी की रिजर्व करने की कैपेसिटी होती है ना अपने अंदर ब्लड को, वो देखें जी कम होती है। जैसे जैसे बंदे की एज ज्यादा होती है ना, आर्टीरियल रिजर्व कैपेसिटी उसकी डिक्रीज होती है। देखें ये ब्यूटीफुल आर्टरी है। अब देखो जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी ना, आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होती रहती है। जब इलास्टिसिटी कम होगी तो इसमें फाइब्रोसिस होती रहेगी। जब फाइब्रोसिस होगी तो इसका ल्यूमन, देखो ल्यूमन का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, कम। अगर ल्यूमन का एरिया कम हो गया तो इसकी जो रिजर्व कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सर इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंक्रीज आर्टीरियल रिजर्व कैपेसिटी है ये डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। सर इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंप्लायंस। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि सर जो आपका ब्यूटीफुल लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, जो आपका ब्यूटीफुल लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी कंप्लायंस मतलब जो डिस्टेंशन इसकी ज्यादा हो जाएगी। डिस्टेंशन आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है बच्चे। अगर डिस्टेंशन ज्यादा हो जाएगी तो पहली बात तो ये कि भाई डिस्टेंशन जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं ना उनमें ज्यादा नहीं होती। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो डायलेटेशन होती है ना वॉल की वो ज्यादा नहीं होती अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल एजिंग। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास आता है सर। और दूसरी बात अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि अगर आपकी कंप्लायंस चले हम समझ लेते हैं कि सर इंक्रीज है। अगर कंप्लायंस इंक्रीज होगी ना तो बच्चे आपके पास जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इस बंदे की इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व है। किसी का माइक ऑन है, काइंडली बंद कर लेंगे तो मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है जी, तो ऑप्शन सर सी भी नहीं हो सकती क्योंकि कंप्लायंस आहिस्ता आहिस्ता
डिक्रीज होती है, आपके लंग की कंप्लायंस भी डिक्रीज होती है एजिंग के साथ, आपके हार्ट की कंप्लायंस भी कम होती है। ठीक है, आगे आते हैं सर, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो डायस्टोल का वॉल्यूम है ना, ये उस पेशेंट में ना इंक्रीज हो जाएगा। अब डायस्टोल का वॉल्यूम देखो, बात समझो, डायस्टोल का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो सकता है? अगर पहली बात है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये डायलेट कर जाए। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर दे सर? डायलेट करेगा, तो इसमें क्या आएगा? ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा। और जो हमारे पास एजिंग वाला पेशेंट होता है ना बच्चे, इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ये वॉल होती है ना, इसमें ज्यादा थिकनेस होती है। उस थिकनेस के ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो डायस्टोलिक वॉल्यूम आता है ना, वो कम आता है, डिक्रीज, डिक्रीज डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि बच्चे एजिंग के साथ साथ ना, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इसकी थिकनेस बढ़ती रहती है, इसकी थिकनेस इंक्रीज होती रहती है। जब इसकी थिकनेस इंक्रीज होगी ना डॉक्टर साहेब, तो आपके पास जो ये ल्यूमन है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का, ये कम हो जाएगा। अगर ल्यूमन कम है तो इसमें ब्लड भी कम आएगा। जब इसमें ब्लड कम आएगा, तो हमारे पास क्या है, पेशेंट का एंड, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन सर, स्टेबल वेंट्रिक्यूलर मायोसाइट नंबर, दैट इज द नॉट एट ऑल ऑप्शन। ये तो हो ही नहीं सकता बच्चे, पता क्या है, एजिंग के साथ ना आपके हार्ट के जो मायोसाइट का नंबर है ना, ये कम होता है। वेंट्रिकल के मायोसाइट मसल्स के सेल का नंबर है ना, ये कम होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के मायोसाइट्स के नंबर की विद द एजिंग उसकी नेक्रोसिस होती है बच्चे, नेक्रोसिस या चले आप एपोप्टोसिस कह लो, तो जिसकी वजह से मायोसाइट का नंबर कम होता है। तो यहाँ पर स्टेबल वेंट्रिकुलर मायोसाइट नंबर भी नहीं होता। द करेक्ट आंसर जो काफी सारे बच्चों ने बताया था, दैट इज द कार्डियोमायोसाइट हाइपरट्रॉफी। कार्डियोमायोसाइट की हाइपरट्रॉफी कैसे हो रही है बच्चे, समझ लो कि सर सबसे पहले तो ये देख लो, हाइपरट्रॉफी इसलिए हो रही है कि इसका जो मायोसाइट का नंबर है ना, ये कम हो गया है। जब मायोसाइट का नंबर कम होगा, जो उसके सेल बच गए हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, कंपनसेटरी के तौर पर अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। जब वो कंपनसेटरी के तौर पर अपने साइज को इंक्रीज करेंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होगी, इसकी थिकनेस क्या है, इंक्रीज हो जाती है। जब इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, तो इसका जो ल्यूमन है, वो ल्यूमन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके अंदर जो डायस्टोलिक वॉल्यूम आता है वो भी आता है कम। लेकिन एक चीज जो होती है ना, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन सेम रहती है, प्रिजर्व रहती है, वो होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना बच्चे, इस हार्ट की, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक रहेगी। अब इसमें मैं कहता हूँ कि 80 ml ब्लड आ रहा है, या मैं कहता हूँ कि इसमें 90 ml ब्लड आ रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो ठीक है ना, वो 80 या 90 ब्लड क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम बाहर जा रहा है। इस वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, प्रिजर्व होती है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, और ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, ये स्टिल, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट नहीं कर रहा होता, तो ये इसका प्रॉपरली डायलेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कम ब्लड आएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट ठीक कर रहा है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर नहीं है, कॉन्टैक्ट ठीक कर रहा है, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व रहती है। तो हमने क्या चीज आज सीखी है सर, एजिंग के साथ साथ जो कार्डियोमायोसाइट का नंबर होता है वो कम होता है, जो बाकी सेल बच जाते हैं वो अपने आप को कंपनसेट करके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। जब वो साइज को इंक्रीज करते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है। जब उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो उसका ल्यूमन डिक्रीज हो जाता है। उससे ल्यूमन में जितना ब्लड आता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो ठीक होती है, वो सारा ब्लड क्या करते हैं, बाहर निकल जाता है, जिससे इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक रहती है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी इसका कम हो जाता है। ठीक है, दैट इज द नॉर्मल एजिंग मैकेनिज्म दैट यू कैन सी इन द पेशेंट ऑफ, या इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। समझ आइए इसकी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सर कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट में भी लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो प्रिजर्व रहेगी? कोरोनरी आर्टरी, नहीं नहीं सर, नहीं। अगर आपको सीवियर सर एमआई हुआ है ना, तो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, कार्डिक आउटपुट पेशेंट्स की ना कम हो जाती है, एमआई वाले पेशेंट्स होते हैं जो, लेकिन स्टार्ट के अंदर सर नहीं मैं होती, थोड़ी देर बाद होती है। जी जी जी। सर मेरे दोस्त के वाले साहब हैं, उन्होंने आज इको करवाई है, तो उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उनकी हम्म, इको में लिखा हुआ था कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व। ठीक है।
तो वो स्टार्ट के अंदर प्रिजर्व ही रहेगी ना भाई, आपका हार्ट जो है तो ना इस वजह से कंपनसेट करने की कोशिश करेगा पूरी। जब तक आपके पूरे जी हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के किसी वॉल के अंदर जी जी नेक्रोसिस नहीं ना हो जाती प्रॉपरली, प्रॉपरली नेक्रोसिस नहीं ना होगी, जिसकी वजह से उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी जी कंप्रोमाइज जी होगी, और कंप्रोमाइज होने के बाद कार्डियक आउटपुट कम होती है जाकर, तब तक आपका हार्ट ठीक रहेगा। ठीक है, तो वो जी मतलब कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग जाके फिर आपके पास कम हो जाती है। जी अब उसकी हिस्ट्री क्या है, कितनी देर से उसको ये प्रॉब्लम है, वो सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जी। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस ओके टॉपिक का सर। नाम ही ये है डॉक्टर साहब। उसका नाम है एम आई जी ओके इंड्यूस सर। कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कम होती ओके रहती सर। है, लेकिन स्टार्ट के अंदर ठीक रहती है।